हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। तीसरी के बरवाजी गांव में पुलिस ने कब्र से निकाला बच्चे का शव। कुएं में डूबने से बच्चे की हुई थी मौत। परदेश में रहने वाले भाई की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हो रहे हमले से गिरिडीह में आक्रोश। विरोध में टावर चौक पर ममता बनर्जी का किया गया पुतला दहन। राष्ट्रपति शासन लगाने की भी की मांग। स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट द्वारा ओरिएंटेशन व क्विज प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। एएसपी अभियान सुरजीत कुमार ने प्रतिभागियों को किया सम्मानित। मसीह समाज ने हर्षोल्लास के साथ मनाया ईस्टर पर्व। गिरजाघरों में हुई विशेष प्रार्थना। हिरोडी थाना क्षेत्र के नीमापहरी मदरसा के पास रविवार की सुबह एक शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इस दौरान मृतका की पहचान गुलाब राय की 29 वर्षीय पत्नी रीना देवी के रूप में की गई। बताया जाता है कि वह बीते 9 अप्रैल से गायब थी। आज कुएं में शव देखे जाने से हो हल्ला हुआ, जिसके बाद लोग मौके पर जुटे। मामले की सूचना पर हिरोडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। इस दौरान पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। इधर इस घटना को लेकर मृतका के भाई खीरो राय ने बहन की हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के भाई ने ससुराल वालों पर हत्या कर शव को कुएं में डालने का आरोप लगाया है। बताया कि उसकी बहन 9 अप्रैल से गायब थी, जिसके बाद थाने में आवेदन दिया गया था। वहीं पुलिस अब मामले की अनुसंधान कर रही है। रीना देवी और उसका ससुराल कहाँ हुआ? ये रतनपुरा। सूचना कैसे मिला आप लोग को? ना इससे हम लोग का मिला, बोले कुआं फेंक दिया हमारे। कुआं फेंक दिया। किसी पर आरोप लगा रहे हैं क्या? वो बोलता था वहीं जा गया है। किसी पर शक है क्या? मार के फेंकने का जो आरोप लगा रहे हैं, शक है ना। किसके ऊपर है? इन लोग घर वाले ने मिलकर। घर वाले पर। हाँ। कितना दिन से गायब थी महिला? 11 दिन हो गया। 11 दिन था। गायब होने का आवेदन थाना में पहले दिए थे? हाँ दिए थे। पहले पूर्व में आवेदन दिए थे गायब होने हाँ, का? वहाँ पे दिए थे। फिर वहाँ 11 तारीख को आवेदन दिया। 11 तारीख को आवेदन दिए थे। 9 तारीख को गायब हुआ था। आपका नाम क्या हुआ? खीरो राय। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र के बरवाडी गांव में शनिवार को एक पुराने कुएं से 12 वर्षीय किशोर का संदेहास्पद अवस्था में शव बरामद किया गया, जिसके बाद आनन फानन में उस बच्चे का शव कब्र में दफन कर दिया गया। मामले की जानकारी पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार बरवाडी निवासी स्वर्गीय दरबारी यादव के 12 वर्षीय पुत्र साजन कुमार की कुएं में डूबने से मौत होने की बात बताई जा रही है, जिसके बाद गांव के ही बच्चों द्वारा हो हल्ला करने पर स्थानीय लोगों ने कुएं से उसे निकाला, तो वहीं आनन फानन में पुलिस को सूचना दिए बगैर ग्रामीणों ने उसके परिजन को सूचना देकर उस बच्चे को कब्र में दफन कर दिया। जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को मिलने पर बतौर मजिस्ट्रेट बीडीओ मनीष कुमार, थाना प्रभारी रंजय कुमार, एसआई नंदजी राय और सुदर्शन बिन पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां दंडाधिकारी की मौजूदगी में बच्चे का शव कब्र से निकालकर
तीसरी थाना लाया गया। फिर कागजी प्रक्रिया कर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया गया। इस मामले पर खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि कल 11 बजे की यह घटना है। साजन कुमार नामक बच्चे के डूबने और उसको निकालकर अंतिम संस्कार कर दिए जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही दंडाधिकारी की मौजूदगी में डेड बॉडी को निकलवा कर आगे की प्रक्रिया की जा रही है। बताया जाता है कि मृत बच्चे साजन कुमार के पिता का पूर्व में ही देहांत हो चुका है। उसके घर में मां समेत 2 भाई और 1 बहन है। उसका बड़ा भाई बाहर रहकर काम कर परिवार का भरण पोषण करता है। उसी ने पुलिस को फोन कर मामले की जानकारी दी थी। ना ठीक है हम ठीक हम 2 दिन से ना ठीक है तो ये ले बेटवा हम नदी से नहा के ये ले बेटवा हम नदिया से नदिया से ये ले तहाँ खायल बिठलो तो हमरा कल को मम्मी डॉक्टरवा घरे बुला दियो कल जे हाँ बेटा बुला दे तहाँ 2 गो बुझाए बुतरू एलो बोल गोइले 2 बुतरू एलो तो हम यहाँ उठे ना पारल के कह दे बोल कल जे रे एकरा रे कौन बुतरू को रे चिन रे भगा रे के करे से कहल तहाँ से हम चिन्ह जब उतर के हल तहाँ हम एकरा कल जे रे अरे भाई बोला के बोले तेल लगल के ते हम तैन हरे बेटवा हमर किलान तो जे उन्हें हमरा सुनल जो तक नहीं जाता लागब करो हमर बेटा कहीं चोट उठे नहीं 9 साल का है। किस साल का है? 9 साल का है। हाँ। अच्छा उसका दोस्त कौन कौन था? क्या मालूम कौन कौन था? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हुए हमले का विरोध गिरिडीह में जोरदार तरीके से किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर वोट की राजनीति के लिए एक विशेष समुदाय को सपोर्ट करने और हिंदुओं पर अत्याचार करने की छूट देने का आरोप लगाया जा रहा है। मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ममता बनर्जी पर हमलावर है। रविवार को विरोध मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का टावर चौक पर पुतला दहन किया गया। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने केंद्र सरकार से तत्काल पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। लोगों ने कहा कि वक्फ कानून संसद के द्वारा पास है और इससे हिंदुओं को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ वक्फ कानून के विरोध में हमला करवा रही है और हिंदुओं को मरवाने का काम कर रही है और उनकी संपत्ति को भी लूटा जा रहा है। बंगाल पे हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। ममता बनर्जी हाय 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 हाय। सरकार नहीं, राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा बंगाल सरकार ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। जो हमारे बंगाल में हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, मठ मंदिर को जलाया जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है, माँ बहनों को बलात्कार किया जा रहा है। इसलिए राज्य सरकार से मैं मांग करता हूँ कि इस अपराध को बंद करें, अन्यथा हम लोग का भी अगर बजरंग दल, राष्ट्रीय बजरंग दल के कलकत्ता आने का, बंगाल आने का जरूरत पड़े तो हम लोग यहाँ से कुछ करेंगे और जिहादियों को सबक सिखाने का काम करेंगे। परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा बंगाल में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में आज हम लोग ने पुतला दहन किया। ममता बनर्जी से ये कहना है कि वे हिंदुओं की भावनाओं को समझे। इस तरह जिहादी मानसिकता लेके जिस तरह से वो काम कर रही है, कांड कर रही है, ये उनके लिए अच्छा नहीं है। हिंदू और मुस्लिम सभी मिलकर उनको जिताते हैं, उनका सरकार बना है, उसमें हिंदू का भी सहभागिता रखता है। इस तरह अगर वो कर रही है तो गलत कर रही है। हिंदू के साथ जो बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है वो उनकी मानसिकता, घटिया मानसिकता को दर्शाता है। हमारी केंद्र से हमारा आग्रह है केंद्र से कि जल्द से जल्द हमारा शासन लगवाएं और हिंदुओं की रक्षा के लिए जल्द से जल्द कोई प्रयास किया जाए, या फिर ममता बनर्जी का सरकार को बर्खास्त करके उनको क्या करना है वो केंद्र सरकार करे, लेकिन जल्द से जल्द किया जाए। राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया और साथ ही केंद्र सरकार से मांग करती है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिला इकाई कि अविलंब बंगाल सरकार को बर्खास्त करे और हिंदुओं का वहाँ पर केंद्र सरकार सुरक्षा मुहैया कराए, क्योंकि राज्य सरकार अंधी है, हिंदुओं का अनदेखी कर रही है।
माँ बहनों के साथ अभद्रता हो रहा है और हिंदुओं को टारगेट करके वहाँ पर कांड किया जा रहा है। यह बहुत ही निंदनीय है। इसलिए केंद्र सरकार से हम विलंग अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल मांग करती है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे और हिंदू को सुरक्षा मुहैया हो और हिंदू को सुरक्षित करे केंद्र सरकार। नगर थाना क्षेत्र के अर्घा घाट नया पुल के समीप एक कैंपस में 4 पहिया अज्ञात गाड़ी को खड़ा कर छोड़ देने का मामला सामने आया है। यह कैंपस अर्घा घाट निवासी प्रदीप गोप का है। 2 दिन पूर्व रात के वक्त किसी ने उक्त वाहन को उस कैंपस की झाड़ियों के पास खड़ा कर दिया था। 2 दिनों से कैंपस के मालिक प्रदीप गोप किसी पड़ोसी द्वारा वाहन खड़ा करने की सोच रहे थे, लेकिन जब रविवार को छुट्टी वाले दिन मोहल्ले वासियों से अज्ञात गाड़ी खड़ा करने के बारे में पूछताछ की तो किसी ने भी गाड़ी खड़ा करने की बात से इनकार किया। तब उन्होंने वाहन के बारे में जांच पड़ताल शुरू की। इसके बावजूद भी उस गाड़ी के मालिक की जानकारी नहीं मिल पाई। तब उन्होंने इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी। नगर थाना पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंचकर अज्ञात वाहन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। वहीं कैंपस मालिक प्रदीप गोप ने बताया कि उनके कैंपस में गेट नहीं लगा हुआ था और उस कैंपस में आसपास के लोग अपनी 2 पहिया और 4 पहिया वाहन पार्किंग करते हैं। ऐसे में अज्ञात गाड़ी के बारे में उन्होंने जब जानकारी इकट्ठा की तो उसका मालिक का पता नहीं चल पाया, इसलिए उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी है। ये मेरे घर का कंपाउंड है, सामने मेरे घर के सामने कंपाउंड है। इस कंपाउंड में हम लोग अपना गाड़ी रखा करते हैं। तो बीते 2 दिन परसों रात को अक्सर गेट खुला रहता है, इसमें ताला नहीं लगाते हैं हम लोग, लेकिन परसों रात को कोई अज्ञात आदमी ये गाड़ी पार्क करके मेरे कंपाउंड में चला गया है। अब परसों कल से आज 48 घंटा हो गया। 48 घंटा में ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये गाड़ी कौन लगाया है, क्योंकि किसी ने अभी तक बताया नहीं है कि मेरा गाड़ी है, हम आपके कंपाउंड में रख रहे हैं। मतलब अज्ञात टाइप का है और समझ में भी नहीं आ रहा है कि कौन है और किसने ये गाड़ी रखा है। अब हमने प्रशासन से बात की है, पेट्रोलिंग को बता दिया है, थाना प्रभारी को भी बता दिया है। ये मेरे कंपाउंड में एक अज्ञात गाड़ी किसी ने पार्क की है और इसके जांच करें। जेईई मेंस परीक्षा 2025 के परिणाम में गिरिडीह जिले के फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला इंस्टीट्यूट के छात्रों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया। संस्था के 1 दर्जन से अधिक छात्रों ने जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। रविवार को इसको लेकर इंस्टीट्यूट में एक कार्यक्रम आयोजित कर सफल छात्र छात्राओं को फूलमाला पहनाकर बधाई दी गई। साथ ही इस अवसर पर केक भी कटिंग किया गया। ये आप लोग के केक है। इस बाबत सेंटर हेड मोहक मयंक ने बताया कि हमारे यहाँ के 14 बच्चों ने अपनी मेहनत और शिक्षक के उचित मार्गदर्शन से की गई तैयारी से बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखकर हमें गौरवान्वित किया है। बताया कि छात्रा निशिता ने जेईई मेंस में 98 परसेंटाइल, सचिन कुमार ने 91 परसेंटाइल, आशुतोष ने 89 परसेंटाइल, रागिनी दास ने 82 परसेंटाइल स्कोर करके अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया है। मोहक मयंक ने मौके पर बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें बहुत सारी बधाइयां दी और साथ में उन्होंने कहा कि अगले वर्ष हम इससे भी बेहतर रिजल्ट लेकर अपने संस्थान के साथ साथ गिरिडीह जिला के लोगों को गौरवान्वित होने का मौका देंगे। वहीं सफलता प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों ने भी खुशी जाहिर की और इंस्टीट्यूट का धन्यवाद ज्ञापन किया। इसमें जेईई सेशन 2 में बहुत ही अच्छा परसेंटाइल आया 97.5। मैं इसे आगे भविष्य में भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ ताकि और आगे अच्छा क्वालिफाई करे, बढ़िया से अपना जेईई एडवांस क्लियर करे, आईआईटी में बढ़िया कॉलेज अपना ये कर सके, गेन कर सके। और ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है और प्लस यहाँ के जो टीचर्स हैं वो भी इन लोग को बहुत सपोर्ट किए हैं और बाकी ये अपना घर में भी पढ़ाई अच्छी से करती है। देखा कि हमारे सेक्टर जो कि विद्यापीठ पाठशाला गिरिडीह में बच्चों का रिजल्ट आया और ये जो रिजल्ट आया उसमें हमारे कुछ बच्चे जो अच्छा परफॉर्म किए हैं, जो कि हमारे आईआईटी के लिए भी इन्होंने क्वालिफाई किया है, जो कि आईआईटी अगला जो पेपर इनका होने वाला एडवांस उसके लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है।
कुछ बच्चे हैं जिनका कि मार्क्स काफ़ी अच्छा रहा, जैसे हमारे यहाँ निशिता एक स्टूडेंट है जिसका परसेंटाइल 98 परसेंटाइल के आसपास में आया है। और भी बच्चे हैं जैसे आशुतोष शर्मा हो गया, सचिन हो गया, रागिनी हो गए। कुल मिला के हमारे यहाँ के 10-12 ऐसे बच्चे हैं जो कि एडवांस के लिए क्वालिफाई किए हैं। हम चाहेंगे कि और बच्चे ये अच्छा करें, ठीक है, और इस पेपर में इनका और अच्छा मतलब कि अच्छे कॉलेज में जाए और इनका भविष्य अच्छा हो, ठीक है, यही हमारी कामना है। बाकी ये सारा चीज़ जो भी है, जो बच्चों का रिजल्ट जो आया है, इस सब में हमारे पूरे सेंटर के जितने भी सपोर्ट स्टाफ है या फिर हमारे फैकल्टी है, सबका बड़ा योगदान है। और जो भी है बच्चों की मेहनत सबसे ऊपर आता है। बच्चों ने मेहनत किया तो उनका रिजल्ट आया, यही हम बोलना चाहेंगे। और मैं यहाँ पीपीटी विद्यापीठ से यहाँ पे करा हुआ हूँ ड्रॉप ईयर, और मेरा परसेंटाइल 91.01 परसेंटाइल है। और सारा में जो भी श्रेय है, ये भी जितना भी मैंने स्कोर करा है यहाँ के टीचर्स के बदौलत और जितने भी यहाँ के फैकल्टीज़ हैं उनके बदौलत मैंने ये करा है। और आई एम थैंकफुल टू ऑल द टीचर्स हियर, जो हमारे खास करके फिजिक्स सर, मैथ्स सर और केमिस्ट्री सर, जो हमेशा हम लोग को सपोर्ट करते रहते थे। और हमेशा जब भी डिमोटिवेट या फिर ऐसा कुछ फील होता था तो हमेशा वो लोग मोटिवेट करते थे। मेरा नाम निशिता है। मैंने जेईई मेन सेशन 2 में 97.6 परसेंटाइल सिक्योर किया है। मैं गिरिडीह पाठशाला के क्लासरूम प्रोग्राम से पढ़ी हूँ। मैं ड्रॉपर जेईई की स्टूडेंट हूँ और मैंने 1 साल पीडब्ल्यू से पढ़ा है। इसका क्रेडिट मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगी और यहाँ के सभी टीचर्स को और सभी स्टाफ मेंबर्स को देना चाहूँगी। यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने हर जगह पे मुझे सपोर्ट किया और यहाँ पे बहुत अच्छे से हर चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है। दो यहाँ पे हाइब्रिड क्लासेस चलती है, बट यहाँ पे कम्प्लीटली ऑफलाइन का एक्सपीरियंस हमें मिलता है। गिरिडीह शहर के अलकापुरी में रविवार को स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट में ओरिएंटेशन व क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एएसपी अभियान सुरजीत कुमार शामिल हुए। वहीं इस प्रतियोगिता में कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक के आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड के बच्चों ने भाग लिया। क्विज प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान लाने वाले सभी छात्र छात्राओं को कक्षावार रूप से मुख्य अतिथि के हाथों मेडल और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एएसपी अभियान सुरजीत कुमार ने बच्चों को मोटिवेट करते हुए शिक्षा के महत्व और व्यक्तित्व निर्माण की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने आईआईटी, जेईई और नीट की तैयारी करने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। आए हुए हैं आशुतोष शर्मा। हम लोग जैसे पुरस्कार के रूप में कैश प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पहले भी जो है वो 750 रुपया है और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने उत्कृष्ट कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया है। और चूंकि ये शिक्षण संस्थान है, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं वो इस उद्देश्य से बैठे हैं कि उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हो और उनके व्यक्तित्व का निर्माण अच्छा हो। आवाज स्पष्ट है, इसीलिए धीरे बोल। तो जब एक चीज मैं बताता हूँ, अचानक से मुझे याद आया कि जब मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में पढ़ता था तो जब क्लास के लिए चढ़ता था सीढ़ी पर, तो सामने एक बोर्ड लगा हुआ था कॉलेज में। उसमें लिखा हुआ था कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य चरित्र निर्माण हुआ। ठीक है, क्या लिखा था? शिक्षा का अंतिम उद्देश्य चरित्र निर्माण। तो हम सोचते थे, उस समय इंटर में थे, +2 में, तो हम सोचते थे चरित्र निर्माण क्या था? शिक्षा का अंतिम उद्देश्य तो है आईएएस बनना, आईपीएस बनना, बिजनेसमैन बनना और बड़ा आदमी बन के पैसा कमाना। मैं ये सोचता था। लेकिन बाद में जब हम इस जॉब में आए और धीरे धीरे जब अनुभव होने लगा, एक्सपीरियंस होने लगा, परिपक्व होने लगे, तब पता चला कि नहीं, वाकई में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। कैसे? व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने देखा इस सेवा में आके कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अच्छे साइंटिस्ट हैं, अच्छे डॉक्टर हैं और अच्छे इंजीनियर हैं, बहुत रिनाउंड,
लेकिन वो लोग आतंकवादी संगठनों से जुड़े। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक ने क्विज कंपटीशन के महत्व के बारे में बच्चों और पेरेंट्स को समझाया और बताया कि IIT, JEE, नीट जैसे कठिन परीक्षाओं की तैयारी के लिए बच्चों को अपने शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बच्चे स्पेक्ट्रम में ही अध्ययन करके IIT मेंस जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर आप IIT, JEE और नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने शहर के सबसे बेहतर परिणाम देने वाले संस्थान स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट में नामांकन करा सकते हैं। मैं इंजीनियर मिथिलेश कुमार आज स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट में ओरिएंटेशन कम क्विज कंपटीशन का प्रोग्राम रखा गया, जहां पर क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और जो बच्चे 1, 1st, 2nd, 3rd रैंक में आए हैं उन लोगों को पुरस्कृत किया गया, कैश प्राइज से पुरस्कृत किया गया। स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट के द्वारा लगातार प्रत्येक वर्ष इस प्रकार का कंपटीशन प्रोग्राम, क्विज कंपटीशन या अदर टाइप से बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है IIT, JEE और नीट एग्जाम्स के लिए, ताकि बच्चे अच्छा परफॉर्म करें। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इस साल 2025 में भी स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट के 20 में से 8 बच्चों ने IIT मेंस क्वालिफाई किया है। उनमें से 5 बच्चों का 90% से ज़्यादा मार्क्स है। उसमें सचिन कुमार यादव का 96.9%, आयुष अभिनव का 96.34%, करण यादव का 95.11% और इस प्रकार से बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों का IIT, JEE और नीट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो 11th या 12th लेवल पे होता है, जैसे NTSC हो गया, ओलंपियाड्स हो गया, तो ये सब का अगर बच्चों का प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं तो आपके लिए स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट सबसे बेहतरीन ऑप्शन है गिरिडीह में, क्योंकि स्पेक्ट्रम लगातार 4 वर्षों से रिजल्ट दे रही है IIT मेंस में, मेडिकल फील्ड में। और दूसरी बात है, बोर्ड एग्जाम में भी स्पेक्ट्रम के बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे लगातार 2 वर्षों से, और यहाँ पर वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो दिल्ली NCR, कोटा वगैरह में मिलता है। वही स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब उसी टाइप का, और फैकल्टीज भी हाईली एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड हैं। ओके, तो सभी बच्चों को जो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया उन सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ईस्टर के अवसर पर पचम्बा CNI चर्च में मसीह समुदाय के लोगों ने प्रार्थना किया और एक दूसरे को यीशु मसीह के मरणोपरांत तीसरे दिन जी उठने को लेकर बधाई दी। 2 दिन पूर्व गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था और वहां उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए थे, और बाइबल के अनुसार तीसरे दिन यीशु मरकर जी उठे और मृत्यु पर विजय पाया था। इसी खुशी में मसीह समुदाय ईस्टर पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। प्रार्थना सभा के दौरान रेवे सन्नी दास द्वारा बाइबल के संदेशों को बताया गया। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह आज भी जीवित हैं और युगों युगों तक जीवित रहने वाले हैं। वह फिर आएंगे और जब तक उनका द्वितीय आगमन नहीं हो जाता तब तक हम सभी को तैयार रहना है। बाइबल कहती है कि ना हम उस घड़ी को जानते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि वह आएंगे और अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को स्वर्ग राज्य में अपने साथ लेकर जाएंगे। चर्चा में आराधना सभा के बाद सभी श्रद्धालुओं को सामूहिक नाश्ता मनोज लाल के परिवार वालों द्वारा करवाया गया। चर्चा आराधना के बाद सभी श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को हैप्पी ईस्टर की बधाई दी और शुभकामनाएं दिए। चर्च आराधना में संजीव केडर, जॉय केशव, ओरवेन साहेब, विलियम जैकब, रंजना जैकब, संचिता मरांडी, झरना दीपाली, केपी मरांडी, सिलास मंडल, सतीश केशव, जिब्राइल मुर्मू, निहा सुरेन, डॉक्टर संजीव कुमार, प्रतुल चौधरी समेत सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे।
गिरिडीह के राघवन परिवार ने धनबाद के IIT ISM को 1 करोड़ रुपए का दान दिया है। बता दें कि दान दिए गए इस रुपए से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मेधावी छात्राओं के लिए GV राघवन शताब्दी स्मृति छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य खनन, पेट्रोलियम, अनुप्रयुक्त भू विज्ञान और भू भौतिकी जैसे मूलभूत इंजीनियरिंग और पृथ्वी विज्ञान विषयों में पढ़ने वाली छात्राओं को वित्तीय सहायता देना है। शनिवार धनबाद स्थित गोल्डन जुबली लेक्चर थिएटर में दान देने को लेकर एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन PM प्रसाद और संस्था के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने वर्चुअल रूप से भाग लिया। मौके पर उप निदेशक प्रोफेसर धीरज कुमार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर डीन प्रोफेसर रजनी सिंह, प्रोफेसर RM भट्टाचार्य और प्रोफेसर राजीव उपाध्याय भी उपस्थित थे। मौके पर गिरिडीह निवासी राघवन परिवार ने इस छात्रवृत्ति के लिए 1 करोड़ रुपए की निधि संस्थान को प्रदान की। इसके तहत JEE के माध्यम से नामांकित मेधा कम माध्यम श्रेणी की छात्राओं को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी। बताया गया कि यह आयोजन महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ इंजीनियरिंग में छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में IIT धनबाद की एक अहम पहल है। So I'm really thankful to Mr. Prasad for Dheeraj Kumar to accept a memento for Professor Bhattacharya. Yeah, it's a silver coin. He didn't understand, but he will probably join us whenever he gets a few minutes off. Scholarship. It says. Just as a memory for today's. It says GV Raghavan Centenary Memorial Scholarship Inauguration. Sir, this side. धनबाद ISM, ठीक है, तो इसके बारे में सर अभी आप क्या बताना चाहेंगे? ये जो आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये हमारे स्वर्गीय पिताजी GV राघवन, गोपाल जी राघवन, उनके स्मृति में हम लोगों ने IIT ISM 1 करोड़ रुपया का अनुदान दिया और इसका उद्देश्य यह है कि इस अनुदान के ब्याज से प्रतिवर्ष 4 से 5 महिला छात्राओं को स्कॉलरशिप दिया जाए ताकि वो माइनिंग और अर्थ साइंसेस का जो डिसिप्लिन है इसमें उन लोग पढ़ सके। ये जो देने का प्रक्रिया है इसमें मेरिट कम मीन्स की बात है, गुणवत्ता 2 होनी चाहिए, एक कि छात्र मेधावी हो और दूसरा कि आर्थिक दृष्टिकोण से वो महिला छात्र कमजोर, और उसी का आज हम लोगों ने MOU किया है, पैसा जमा हो गया है, कार्यक्रम अगले वर्ष से चलेगा। सर आपसे एक सवाल भी है, सर आप इतने पैसों से जो दामाद हैं, उनके जो सन हैं और बाकी परिवार हैं, उन लोगों ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया कि हम 1 करोड़ रुपये का एक इनोमेंट क्रिएट करते हैं और उस जगह पे इनोमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ इसका अच्छा यूज हो सके। तो IIT ISM धनबाद से बढ़िया प्लेस को नहीं मिला। इन्होंने चेयरमैन कोल इंडिया को अप्रोच भी किया। चेयरमैन कोल इंडिया में PM प्रसाद जी हैं और PM प्रसाद जी हमारे एलुमनी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। तो उन्होंने उनको IIT ISM का नाम बताया, तो IIT ISM में इन्होंने एक इनोमेंट आज क्रिएट किया है और फंड हमारे 1 करोड़ रुपये का फंड ट्रांसफर कर दिया। तो 1 करोड़ का जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा, एनुअल इंटरेस्ट जो एक्रूड होगा, उस एनुअल इंटरेस्ट से
हम क्या करेंगे, जो डिप्लॉयड बच्चियाँ हैं हमारी पेट्रोलियम डिपार्टमेंट में, माइनिंग डिपार्टमेंट में, अप्लाइड जोलॉजी और फिजिक्स डिपार्टमेंट में, ऐसे बच्चियों को हम क्या करेंगे, ट्यूशन फ़ी का वेवर करेंगे या ट्यूशन फ़ी का रिम्बर्समेंट करेंगे। जो ट्यूशन फ़ी का जो अमाउंट होता है जनरली एक साल में जो अमाउंट होता है 80 से 1000 लाख रुपए के बीच में आता है। तो इसका इंटरेस्ट अगर हम देखते हैं तो 6 लाख, 5 लाख, 7 लाख जैसा इन्वेस्टमेंट होगा उसका तो इंटरेस्ट आएगा। जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा वो बच्चियों के बीच में बांटा जाएगा। उसके लिए हम एप्लीकेशन कॉल करेंगे, बच्चियों का क्राइटेरिया रखेंगे कि आपकी CGPA क्या है, ग्रेड पॉइंट क्या है और आपका इनकम क्या है। तो दोनों का वेटेज देख के हम क्या करेंगे, टॉप 4, टॉप 5, टॉप 6 बच्चियाँ जो आएंगे उनको हम ये स्कॉलरशिप हर साल प्रोवाइड करते रहेंगे। हर साल उनको अप्लाई करना पड़ेगा, हर साल इसको प्रोवाइड करते रहेंगे। ये टिल हमारा एंडोमेंट रहेगा तब तक ये इनिशिएटिव चलता रहेगा। तो हर साल हम अगर मान लीजिए 4-4 बच्चे अभी बेनिफिट हो रहे हैं और ये अगर इनिशिएटिव हमारा 25 साल चल रहा है तो 100 बच्चियाँ निकल के चले जाएंगे इससे। ये कितने दिनों का कोर्स होता है? ये जो बीटेक होता है, बीटेक हमारा 4 साल का कोर्स होता है। ये जो हम या MSc होता है वो 5 सालों का कोर्स होता है। अगर जो लेटरल एंट्री के थ्रू आए हैं, जो बच्चे जो आए हैं, लेटरल मतलब ITJ के थ्रू जो आए हैं, इसलिए क्या है कि ये हमारा हर साल हम देंगे। तो नए बच्चे को देंगे या जिनका 4 साल? सेकेंड ईयर से शुरू करेंगे ये। बट राघवन फैमिली का एक रिक्वेस्ट आया है कि उनको फर्स्ट ईयर से दे सकते हैं क्या, उस पर भी हम थिंकिंग कर रहे हैं। लेकिन अभी तो क्या है कि हमें फंड आया है, इसका इंटरेस्ट अमाउंट आएगा। अभी तो हम सेकेंड ईयर के बच्चों से शुरू कर देंगे। बट हम आगे क्या करेंगे, डिपेंडिंग ऑन अमाउंट गेटिंग एक्टिविटी, हम ये फर्स्ट ईयर के बच्चों को भी देंगे। श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति गिरिडीह के तत्वाधान में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कृष्ण कुमार सिन्हा ने की। बैठक में अर्घा घाट उशरी नदी तट पर 5 मई से होने वाले श्रीमद् भागवत कथा में मंगल कलश यात्रा, कथास्थल में पंडाल, लाइट, साउंड और भंडारे के विषय पर व्यापक चर्चा की गई तथा सर्वसम्मति से सारे निर्णय पास किए गए। बैठक में भूपेंद्र ओझा, दिलीप श्रीवास्तव, प्रभात सिन्हा, गोविंद यादव, रवि यादव, दीपक शाह, आदित्य यादव, पिकू यादव, प्रदीप यादव, संतोष यादव, रवि सिंह, शिवम सिंह, संदीप सिन्हा सहित कमेटी के पदाधिकारी गण उपस्थित थे। में एक यज्ञ हो रहा है, इसमें अर्घा घाट से हम लोग का कार्यक्रम है। मंदिर का कार्यक्रम पूजा पाठ अर्घा घाट मंदिर में होगा और कथा स्थल नदी के तट पर है। नदी में जो है वहाँ से निकलेगा कलश यात्रा करते है। 5 तारीख को कलश यात्रा होगा और उसमें सभी महिलाएं 500 महिलाएं का उसमें प्रोग्राम है कि जो कलश लेकर निकलेंगी। कलश की यात्रा पूरे शहर में भ्रमण करेगा। उसके बाद आगे उसी दिन से कथा भी स्टार्ट हो जाएगा और कथा 6 बजे से लेकर 10 बजे तक नदी पर कथा होगा। उसमें अधिक से अधिक लोगों से अनुरोध है कि आवें और बैठकर उसमें भाग लें और जिस तरह कथा में सहयोग करें। उसी नदी में एक यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें भागवत का पाठ होगी। 10 दिन का प्रोग्राम है। 10 दिन का प्रोग्राम है। मथुरा से लोग आ रहे हैं जो प्रवचन करेंगे। सब जो विदेश में भी प्रवचन करते हैं ऐसे स्वामी को बुलाया जा रहा है। एवं हमारे पूरे गिरिडीह के नागरिकों से अपील है कि आप लोग इस यज्ञ में सहयोग करें एवं भाग लें और यज्ञ को सफल बनाएं।